पहले कसूर, अब सवात में बच्चों से ज्यादती का स्कैंडल सामने आ गया। ज्यादती का निशाना बनने वाले गिरोह का सरगना साथियों समेत गिरफ्तार। गिरोह बच्चों को अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बनाता और वीडियो भी बनाता था। ऐसे दरिंदे हमारे आसपास ही हैं, वालिदैन होशियार रहें। अब इमरान फारूक कत्ल और मनी लॉन्ड्रिंग केस अलग अलग मगर एक साथ चलेंगे। पाकिस्तान और बरतानिया एक दूसरे से मुकम्मल ताउन करेंगे। पहले बरतानवी टीम पाकिस्तान आएगी और फिर पाकिस्तानी टीम बरतानिया जाएगी। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद की हुकूमत 45 साल बाद भी माजी में फंसी हुई है। 1971 से आगे नहीं बढ़ पा रही। जमात इस्लामी के 73 साला अमीर मतीउर रहमान को जंगी जराइम के इर्तिकाब पर फांसी कम से कम यही बता रही है। पनामा लीक्स के मामले पर ऑपोजिशन हुकूमत से और हुकूमत ऑपोजिशन से जवाब मांग रही है। सवाल तो सब पूछ रहे हैं, जवाब देने को कोई तैयार नहीं। पनामा लीक्स की दिन रात कवरेज करने वाले और साथ ही ऑफशोर कंपनियां रखने वाले मीडिया मालिकान जवाबदेही और तहकीकात से बालातर नहीं। और अली हैदर गिलानी की बाजियाबी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तान की मगरबी सरहदों पर खतरा पल रहा है। पाकिस्तान इदराक कर रहा है मगर अफगानिस्तान रुकावट बन रहा है। तोरखम बॉर्डर पर बाड़ लगाने की कोशिश में अफगान फोर्सेस आड़े आ गई। तोरखम बॉर्डर 2 दिन से बंद है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसे इशू की जो हमारी नजर में इतना अहम है कि उसके बारे में सबसे पहले बात की जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान के बच्चों से मुंसलिक है, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मुंसलिक है। और आप सबको ये बात जरूर जाननी चाहिए कि कुछ बातें मीडिया में रिपोर्ट हो जाती हैं, कुछ रिपोर्ट नहीं होती। कुछ ज्यादतियां आपको मीडिया पर आने की वजह से पता चल जाती हैं, कुछ पता नहीं चलती। कुछ जराइम ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर जराइम लगते हैं, लेकिन कुछ जराइम ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर जराइम नहीं लगते मगर आपके बच्चों को, उनके जहनों को बुरी तरह मुतासिर करते हैं, इसलिए उनके मुस्तकबिल को मुतासिर करते हैं। पाकिस्तान के 7 करोड़ बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन मौजूद हैं, लेकिन बच्चे फिर भी गैर महफूज हैं। पंजाब के शहर कसूर के बाद, बच्चों से ज्यादती के स्कैंडल के बाद इस बार खैबर पख्तूनख्वा से ऐसा ही स्कैंडल सामने आ गया है और सवात में बच्चों को अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाने वाले गिरोह का सरगना पकड़ा गया है। डीएसपी मेंगोरा सिद्दीक अकबर का कहना है कि मुल्जिम औरंगजेब और उसके साथी मासूम बच्चों को अगवा करके अपने मखसूस डेरे पर ले जाते थे और उन्हें सी ज्यादती का निशाना बनाते थे। ये गिरोह 3 साल से ये घिनौना काम कर रहा था। मकामी पुलिस ने मुल्जिम औरंगजेब के डेरे से 6 मई की रात जब छापा मारा तो वो 14 साला बच्चे अब्दुल रहमान को अपनी हविस का निशाना बनाते हुए पकड़ा गया। अब्दुल रहमान को 2.5 साल पहले अगवा किया गया था और ये सोचिए कि 2.5 साल तक ये हविस का निशाना बनता रहा और ये खैबर पख्तूनख्वा में होता रहा, सवात में होता रहा। मुल्जिमान 14 साला बच्चे अब्दुल रहमान के पाँव में जंजीर बांधकर ज्यादती का निशाना बनाते थे। 2 माह पहले भी इसी डेरे से 13 साला लड़के को बाजियाब कराया गया था, जिसे 2014 में अगवा किया गया था। इस बच्चे की फराहम की गई मालूमात पर पुलिस ने दोबारा कार्रवाई की और मुल्जिम औरंगजेब को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि अब तक इस केस में 4 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुल्जिमान कमसिन बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती करते, साथ ही उनकी तस्वीर और वीडियोस भी बनाते थे। पुलिस ने मरकजी मुल्जिम औरंगजेब को अदालत में पेश करके मजीद 2 रोज का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम अब तक 17 बच्चों के साथ, अफसोसनाक बात है, 17 बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती का एतराफ कर चुका है। तहकीकात जारी हैं। पुलिस की जानिब से इस घिनौने जुर्म में मजीद अफराद मुलव्विस होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पीर के रोज पिशावर और शब कदर से मुख्तलिफ वाकयात में 3 बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात भी रिपोर्ट हुए हैं। हम डीपीओ साहब से जरूर बात करेंगे, डीपीओ मेंगोरा
और इस हवाले से ज़रा तफसीलात मालूम करेंगे और उसके बाद वालिदैन के लिए कुछ अहम बातें हैं जो हम ज़रूर सामने रखना चाहेंगे, जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखेंगे, जो वालिदैन को पता होने चाहिए और उन्हें अपने बच्चों को ये बातें समझानी चाहिए और उनके बच्चों को ये बातें पता होनी चाहिए। सलीम मरवत साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये जो शख्स है और ये जो गिरोह है, ये मुसलसल कार्रवाइयाँ करता रहे लंबा लंबा अरसा। ऐसा नहीं है कि एक दिन बच्चों को किडनैप किया, ज्यादती की, छोड़ दिया और गिरोह का नहीं पता चल रहा। 2-2, 2.5 साल बच्चों को किडनैप करके उनके साथ ज्यादती करे, उनकी तस्वीरें बनाए, उनकी वीडियोस बनाए, कानून नाफिज करने वाले इदारों को पता ना हो, कोई साजबाज नहीं हो रही थी, किसी को पता नहीं था, ये सारा का सारा मामला होता रहा। शाहजेब साहब देखिए, मेरे नोटिस में, पुलिस के नोटिस में जब फर्स्ट टाइम आया उसी वक्त हमने एफआईआर दर्ज की थी और इस एफआईआर दर्ज करने के नतीजे में हमने जो 3 मेन मुलजिमान हैं जो एफआईआर में उस मेहरान नामी लड़के ने जिसकी उम्र 17 साल है, जिन्होंने उनके खिलाफ इल्ज़ाम लगाया था, वो तीनों के तीनों गिरफ्तार हैं और तीनों से इन्वेस्टिगेशन जारी है। और ये कि हमें यहाँ पे बहुत बड़ा शहर है, इक्का दुक्का ये जो इस तरह मसला हुआ है, हमें कोई रिपोर्ट नहीं हुआ। जो ही हमें रिपोर्ट हुआ है उसके बाद हमने उसको गिरफ्तार किए हुए हैं और उनसे यहाँ तक भी हमने जो एक लड़के का ये बयान था कि वो एक उनके पास पिस्टल हुआ करते थे और जब बंदे को ले आते थे किडनैप करके या वरगला के ले आते थे और वहाँ जब उनसे पिस्टल की बंदूक की जोर पर उनको जो है ना ये गलत काम के लिए मजबूर किया करते थे, तो वो दोनों वेपन्स भी हम उनसे रिकवर्ड हैं और तीनों के तीनों बंदे गिरफ्तार हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंटरोगेशन रिपोर्ट में इसने अभी ये जो इंकशाफ किया है कि मजीद उन्होंने 17 टीनेजर के साथ उन्होंने ज्यादती की है और हम अभी राब्ते में हैं उनके वालिदैन से कि अगर वो इवन यहाँ उनके साथ राब्ते में अगर कोई खुल के सामने आ सकता है और हमें बयान दे सकता है तो उनके खिलाफ हम मजीद एफआईआर दर्ज करेंगे। इसके अलावा हमने पुलिस ने ऑन इट्स ओन इस एफआईआर के अलावा हमने मजीद 3 एफआईआर उसके खिलाफ और भी दर्ज किए हुए हैं औरंगजेब और उसके ग्रुप के खिलाफ। तो हम तो पब्लिक के साथ लगे हुए हैं और इंशाल्लाह हम ऐसी जो है ना घिनौनी हरकत ना उनकी इजाजत देंगे और ना ही कुल के कोई कर सकता है। मुझे से अगर कोई करता मुझे साथ में ये भी बताइए कि मकामी सहाफियों ने आपके हवाले कुछ वीडियोस और तस्वीर की हैं जो इन्होंने बच्चों की बनाई थी। तो बड़ा लाजमी है कि उन वीडियोस पर आप कार्रवाई करें, मगर उसी तरीके से ये भी लाजमी है कि या तो वो जाया हो जाएं, वो लीक ना हो, बच्चों के मुस्तकबिल का इस हवाले से सवाल पैदा हो जाता है, वो मजाक बन के रह जाते हैं। किस हद तक सदाकत है और आप क्या कार्रवाई करेंगे कि वीडियोज मकामी सहाफियों ने आपके हवाले की हैं जो इन बच्चों की बनाई गई? बिल्कुल, ये जब हमने इस बंदे को पकड़ा था और जब हमने उनको मीडिया के सामने लाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यहाँ के जो हमारी प्रेस क्लब है उनके कुछ बिल्कुल 15-20 के करीब उनके नुमाइंदे आए थे। उन्होंने कुछ मटेरियल हमें की है, वो मेरे पास है, हमारे पास रिकॉर्ड का हिस्सा है, हमने उसको इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया हुआ है और उस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो हम पब्लिक के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो जो है ना वो तो उनकी सेंसिटिविटी कुछ और है। लेकिन वो हम पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हम उसको मजीद सीक्रेट कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन हद तक और कोर्ट के सामने हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब अभी तक आप जिस नताइज पर पहुंचे, पूरा ग्रोह है जो एक ग्रोह के तौर पर काम करता है, पूरा नेटवर्क है जो बिजनेस के तौर पर करता है, या एक इंडिविजुअल्स का कुछ ग्रुप था जो जाती हैसियत में सारा का सारा काम कर रहा था? अरे ये कलेक्टिव ग्रुप का एक्टिविटी नहीं है। उनमें से एक बंदा जो मेन एक्यूज्ड है उनकी एक्टिविटी है और ये एक्टिविटी बस उनकी जो है ना वो अपनी जो शैतानी ख्वाहिशें हैं उस हवाले से है। इसका कोई कमर्शियल के लिहाज से कोई किरदार नहीं है, न वीडियो उन्होंने कोई मतलब मीडिया को रिलीज किए हैं, न किसी को इस हवाले से किए हैं। मरवत साहब बहुत शुक्रिया, मरवत साहब हमारे साथ मौजूद थे। और यूँ तो बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सूबाई सतह पर, वफाकी सतह पर कानून साजी की गई है, ख्वाह वो कम उम्री की शादी हो, मुशक्क़त कराना हो, जिनसी ज़्यादती हो। लेकिन अलमिया यह है कि जब कोई बड़ा वाक़या पेश आ जाता है तो हम जागते हैं, कानून साजी की बात करते हैं, लेकिन अमल दरामद की गारंटी नहीं होती। कसूर स्कैंडल के बाद ऐसा ही हुआ। कौमी असम्बली में चाइल्ड प्रोटेक्शन बिल 2015 मंजूर किया गया था। कानून साजी के बावजूद बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात में इजाफा तशवीशनाक है। समाजी इदारे साहिल की रिपोर्ट के मुताबिक, और ये नंबर्स बहुत ही खौफनाक हैं, जितनी बड़ी तादाद में है, इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 में बच्चों के साथ ज्यादती के 3767 वाकयात रिपोर्ट हुए। और ये सिर्फ वो वाकयात हैं जो रिपोर्ट हुए। इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2015 में 1974 लड़कियां, 1794 लड़के ज्यादती का निशाना बने। 2014 की निस्बत गुज़िश्ता साल बच्चों में जिनसी ज्यादती के वाकयात 7% ज्यादा थे, इजाफा देखा गया। 2014 के मुकाबले में गुज़िश्ता साल लड़कों के साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात में 31% इजाफा हुआ। मुल्क भर में सबसे ज्यादा बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात जिन शहरों में रिपोर्ट किए गए
उनमें कसूर, रावलपिंडी, लाहौर, पाकपतन, फैसलाबाद और कोयटा सरे फहरिस्त है। या ये बात भी गौर तलब है कि बच्चों के साथ ज्यादती के ज्यादातर वाकयात में बच्चों के अपने अजीज, अपने ही रिश्तेदार, पड़ोसी, मुलाजिम या असातिज़ा मुलव्विस पाए जाते हैं। समाजी इदारा साहिल की रिपोर्ट में दिए गए इदाद-ओ-शुमार आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। 2015 में बच्चों के साथ जिनसे ज्यादती करने वाले 1930 अफराद वो हैं जो बच्चों से वाकफियत रखते थे। कोई अगवा का मामला नहीं है, किसी अजनबी का मामला नहीं है। इतनी बड़ी तादाद वो है जो बच्चों से वाकफियत रखती थी, जो बच्चों को जानते थे और जिन्हें बच्चे जानते थे। 829 अजनबी, 72 रिश्तेदार और 55 असातिज़ा, जबकि 54 पड़ोसी और पुलिस वाले भी जिनसी तशद्दुद में मुलव्विस पाए गए हैं। बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात भारत में भी पेश आते हैं, लेकिन वहाँ इसकी रोकथाम के लिए आगाही के प्रोग्राम भी पेश किए जाते हैं। बच्चों को आगाही दी जाती है कि कोई ऐसा वाकया उनके साथ हो तो वो क्या करें, वालिदैन क्या करें, कैसे निपटें। जिसकी एक मिसाल मारूफ भारतीय अदाकार आमिर खान का प्रोग्राम है, जिसमें उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया, बच्चों को बताया। मगरिब में तो इससे बढ़कर आगे बढ़कर मामला होता है। बच्चों को स्कूल्स में बताया जाता है, बच्चों के वालिदैन बच्चों को बताते हैं। लेकिन आमिर खान ने क्या कोशिश की थी, जरा देखिए। डेंजर की बात, मतलब खतरे की बात। हाँ, हमारी बॉडी पे 3 जगह है जो डेंजर जगह है, जहां किसी और को आपको कभी टच नहीं करना चाहिए, हाथ नहीं लगाना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। कौन से वो 3 जगह डेंजर जगह बॉडी पर? ये देखिए, हमारे पास डायग्राम भी है। एक, छाती, दूसरा टांगों के बीच में, और तीसरा बॉटम पे, मतलब पीछे साइड। ठीक है, फिर से बोलो। एक बॉटम, दूसरा चेस्ट, तीसरा पार्ट बिटवीन आवर लेग्स। हाँ, अभी इसमें एक बहुत जरूरी बात है कि हो सकता है आपके मम्मी डैडी जब आपको नहला रहे हैं तब वो शायद आपको यहाँ पे टच करेंगे नहलाने के टाइम पे, ठीक है, या कभी कभी डॉक्टर टच करेगा। लेकिन अगर माँ बाप साथ में हैं तभी डॉक्टर आपको ऐसे छू सकता है, नहीं तो डॉक्टर भी नहीं छू सकता है। अच्छा, अभी अगर डेंजर जगह पे टच कर रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए? मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि आप लोग जोर से चिल्ला सकते हो? हाँ। चिल्ला के दिखाओ मेरे को। अरे बाप रे, ओके, वेरी गुड। तो अगर किसी बड़े आदमी ने आपको ऐसे गलत तरीके से गलत जगह पे, डेंजर जगह पे, ये 3 जगह पे कभी छुआ तो आप सबसे पहले जोर से चिल्लाना, नो नहीं, ऐसा चिल्लाना। ओके, दूसरा, हम वहां से भाग जाएंगे। भाग के किधर जाओगे आप? घर। आप भाग के जाओगे या तो घर जाओगे, यहाँ किसी सेफ जगह पे जाओगे, किसी सुरक्षित जगह पे जाओगे जो वहां से नजदीक हो। वालिदैन होशियार हो जाएं। छोटे छोटे बच्चे भी जिनसे ज्यादती करने वालों के निशाने पर हैं। किस पर एतबार किया जाए? असातिज़ा से खतरा, पड़ोसियों से खतरा, रिश्तेदारों से खतरा, वाकिफकारों से खतरा। अपने ही अपनी हविस की तस्कीन के लिए बच्चों की मासूमियत छीनकर उन्हें अंधेरे में धकेल देते हैं। अगर आप इस बात से शर्माएंगे कि बच्चों से ये बात करेंगे नहीं, करेंगे तो बच्चों का जहन खराब होगा। अगर बच्चों को ये बात बताएंगे तो उन्हें शर्म आएगी, उनका जहन खराब हो जाएगा। आप बच्चों को नहीं बताएंगे तो बच्चे आपको नहीं बताएंगे। अगर आप बच्चों को नहीं बताएंगे कि किस किस बात से उनको होशियार होना चाहिए, उनसे किस तरीके से, जिस तरीके से आमिर खान भी एक्सप्लेन कर रहे थे, उन्हें इस बात पर वालिदैन को बताना चाहिए। अगर आप बच्चों को नहीं बताएंगे तो जब बच्चों के साथ कुछ होगा तो बच्चे आपको नहीं बताएंगे। हमें ऐसे प्रोग्राम सामने लाने की ज़रूरत है जो आगाही दे सकें। बच्चे अगर आज किसी की हविस का शिकार हो गए, सहम गए, तो मुस्तकबिल में कैसे आगे बढ़ पाएंगे? और अगर वालिदैन ही बच्चों को नहीं बताएंगे तो बच्चे वालिदैन को कैसे बताएंगे? हम सब की बतौर सोसाइटी भी ये जिम्मेदारी है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक अहम खबर की, इमरान फारूक मर्डर केस और साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग केस। उसमें खबरें तो आती रही कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताउन होगा, लेकिन ताउन उस तरीके से हुआ नहीं। इमरान फारूक मर्डर पर एक अहम मामला ये सामने आया कि खबर आई कि पाकिस्तान चाहता है कि जो तीनों मुल्जिमान पाकिस्तान में गिरफ्तार हैं वो तीनों मुल्जिमान बरतानिया ले ले। मगर जो इतलात आई वो ये कि बरतानिया सिर्फ और सिर्फ मोहसिन अली सैयद में इंटरेस्टेड है, क्योंकि उसने वहां पर मर्डर किया था। बाकी काशिफ खान कामरान या मौजम में इंटरेस्टेड नहीं है। पाकिस्तान तीनों को हवाले करना चाहता है ताकि पूरी चेन पकड़ी जाए, आगे तहकीकात हो, पूरा सीक्वेंस बने। मगर बरतानिया सिर्फ और सिर्फ उस शख्स में दिलचस्पी रखता है जिसने बरतानिया की सरजमीन पर आकर कत्ल किया। इन तमाम हालातों वाकयात की वजह से यह केस आज तक रिजॉल्व ना हुआ है, ना मनी लॉन्ड्रिंग का, ना इमरान फारूक मर्डर का। आज वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार और बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई और हमें जराए बताते हैं, वजारत दाखिला के जराए बताते हैं कि इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि अब
ताउन होना चाहिए। अब चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए, दोनों केसों को आगे बढ़ना चाहिए। दोनों केसेस बेशक अलग अलग चलें मगर एक साथ चलें। इमरान फारूक मर्डर भी आगे बढ़े और मनी लॉन्ड्रिंग केस भी आगे बढ़े और उसके लिए ताउन की ज़रूरत है, दोनों तरफ से ताउन की ज़रूरत है। आपको इतलात अभी तक आती रही होंगी कि बरतानवी टीम पाकिस्तान आ रही है या आ गई है, और हमारे ज़राए वज़ारत दाखिला के बताते हैं कि ऐसी कोई टीम अभी तक स्कॉटलैंड यार्ड की पाकिस्तान नहीं आई। ताहम आज ये तय पाया है, आज ये तय पाया है कि जल्द, और टाइम फ्रेम भी तय हो जाएगा कि जल्द बरतानवी टीम पहले पाकिस्तान आएगी, अपनी तहकीकात करेगी, सवालात करेगी, और जैसे ही बरतानवी टीम पाकिस्तान से वापस बरतानिया जाएगी तो पाकिस्तान की एक FIA की टीम बरतानिया जाएगी और दोनों केसेस के हवाले से मामला आगे बढ़ाएगी ताकि ये मामला अब आगे बढ़े। देखते हैं आने वाले दिनों में कब ये अनाउंसमेंट होती है, डेट्स कब अनाउंस होती है और ये मामला आगे बढ़ता है या माजी की तरह रहता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद जिक्र होगा बांग्लादेश का जो 1971 के वाक़यात से, जिसकी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद 1971 से आगे नहीं बढ़ रही, माजी में फंसी हैं, और माजी में फंसे होने की वजह से एक 73 साला जमात इस्लामी के जो अमीर थे उनको आज फांसी दे दी गई। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में बात बांग्लादेश की, जहां जमात इस्लामी बांग्लादेश के 73 साला अमीर मतीउर रहमान निजामी को रात गए ढाका में फांसी दे दी गई। बांग्लादेशी वजीर कानून का कहना है कि मतीउर रहमान को 1971 की जंग के दौरान जंगी जराइम के इर्तिकाब पर फांसी दे दी गई। मतीउर रहमान को 29 अक्टूबर 2014 को जंगी जराइम के खुसूसी ट्रिब्यूनल ने नस्लकुशी, कत्ल, तशद्दुद और रेप के 16 इल्जामात के तहत सजाए मौत का हुक्म दिया था। जिस जंगी जुर्म के और जिन जंगी जुराइम के ट्रिब्यूनल ने मतीउर रहमान निजामी को सजा दी, वो बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने 2010 में कायम किया था। ट्रिब्यूनल का मकसद 71 की जंग के दौरान जराइम का जायजा लेना था। ये ट्रिब्यूनल 2013 से अब तक 2 दर्जन अफराद को मुजरिम करार दे चुका है और इनमें से 5 को फांसी दी जा चुकी है, और वो सारे वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के मुखालिफिन हैं, जिनमें से 4 का ताल्लुक बांग्लादेश की हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात इस्लामी से और का ताल्लुक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से है। जमात इस्लामी के जिन अहम रहनुमाओं को जंगी ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद फांसी दी गई, इनमें सबसे पहले दिसंबर 2013 में जमात इस्लामी के मरकजी रहनुमा अब्दुल कादिर मुल्ला को तख्तेदार पर लटका दिया गया। उन पर इल्जाम था कि 71 की जंग में वो 200 से ज्यादा बांग्लादेशी दानिशवरों के अगवा और कत्ल में मुलविस थे। फिर गुज़िश्ता साल 11 अप्रैल को सीनियर रहनुमा मोहम्मद कमरुज़्ज़मा को जंग के दौरान वसी पैमाने पर कत्लेआम, तशद्दुद और अगवा की मुतअद्दिद वारदातों का मुजरिम करार देकर फांसी दे दी गई थी। 22 नवंबर 2015 को जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अली अहसन मुजाहिद को 71 की जंग में तशद्दुद और कत्लेआम के इल्जामात, जबकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट सलाहुद्दीन चौधरी को इसी दौरान 71 की जंग के दौरान तशद्दुद, जिनसी ज्यादती और नस्लकुशी जैसे जराइम का मुर्तकिब करार देते हुए फांसी दे दी गई थी। बांग्लादेश जंगी जराइम के ट्रिब्यूनल की जानिब से दी जाने वाली सजाओं पर मकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर एतराज़ात उठता रहा है, और यह भी कहा जाता रहा है कि हुकूमती जमात अवामी लीग इसे अपने सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा इंसानी हुकूक के बैनुल अक़वामी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच भी कह चुकी है कि इस अदालत का तरीक़ेकार बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक नहीं है, और बांग्लादेश का जंगी जराइम का ट्रिब्यूनल 9 अप्रैल 1974 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के और भारत के दरमियान, इन तीनों ममालिक के दरमियान 71 की जंग और उसके बाद मशरक़ी पाकिस्तान के अलहदा होने के बाद एक मुआहदा हुआ, और दिल्ली में होने वाले सेफरी की मुआहदे के मुताबिक ये सब नहीं होना था। ये इसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, क्योंकि इसके मुताबिक जिसमें तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने दस्तखत किए थे, इस मुआहदे में वाज़े तौर पर ऐलान किया गया था कि 1971 के वाक़यात की बिना पर किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। इस मुआहदे में बांग्लादेश के वज़ीर आज़म शेख मुजीबुर रहमान का बयान भी शामिल किया गया था, जिसमें उन्होंने अपने अवाम से कहा था कि माजी की तलखियों को भुलाकर नए सफ़र का आगाज़ किया जाए। मगर शेख मुजीबुर रहमान की साहबजादी शेख हसीना वाजिद ने अपने वालिद की तमाम बातों के बरक्स 2010 में एक मकामी कानून के जरिए जंगी जराइम के ट्रिब्यूनल कायम किए, और इस कानून पर जो एतराज़ात हैं वो ह्यूमन राइट्स वॉच के अलावा दूसरी तंजीमें कर चुकी हैं। इसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी कह चुकी हैं, इसे ये भी कह चुकी हैं कि इंसाफ के तकाजे ये ट्रिब्यूनल पूरे नहीं करता। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के जारी बयान में मतीउर रहमान की फांसी की मजम्मत करते हुए है कि बांग्लादेश 1974 के सेफरी की मुआहदे की पासदारी करे, जबकि वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि बांग्लादेश में जमात इस्लामी के रहनुमाओं से रवा सलूक
गैर इंसानी है। पाकिस्तान में इस हवाले से जमात इस्लामी की तरफ से एहतजाज भी किया गया। आज गायबाने नमाज जनाजा भी अदा की गई, मगर बांग्लादेश में इन तमाम तनकीदों और एहतजाज के बावजूद ये कार्रवाइयाँ जारी भी हैं और फांसी का सिलसिला भी जो पहले कुछ रहनुमाओं को दिया गया अब भी और जंगी जराइम का मुर्तकिब करार देते हुए ये फांसी की सजाएं दी गई हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। आज हुकूमत से अपोजिशन ने सवाल किया, जवाब में हुकूमत ने अपना सही एक जवाब दिया, मगर फिर अपोजिशन से सवाल किया। सवालों का सिलसिला जारी है, जवाब देने को कोई तैयार नहीं। इस पर जरा तफसील से बात करेंगे कि हुकूमत के जवाब किस हद तक गैर तसल्ली बख्श था, ये भी आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। पनामा लीक्स का मामला सिर्फ सियासी बन गया है और सियासी ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की कोशिश हो रही है। ये बात पहले भी कही जा रही थी और आज गोया कंफर्म हो गई। जिस तरीके से हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के पर सवालात की बुछाड़ करते रहे, जवाब देने को कोई तैयार नहीं, ये बात वाज़ेह हो रही है कि ये मामला किसी तरफ जा नहीं रहा, सिर्फ सवालात हो रहे हैं। अपोजिशन और हुकूमत दोनों एक दूसरे से सवालात कर रहे हैं। अपोजिशन ने वजीर आजम से 7 सवालों के जवाब मांगे तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मंजर आम पर आए। उन्होंने ना सिर्फ अपोजिशन के 7 सवालों के जवाब दिए बल्कि अपोजिशन से और 7 सवालात कर दिए। वजीर आजम पाकिस्तान गैर मुल्की दौरे पर ताजिकिस्तान में है, लेकिन उनका जवाब अपोजिशन के सवालात के चंद घंटों के बाद ही सामने आ गया। मियां साहब फ्लाई कर चुके थे, मियां साहब से मशवरे के बगैर ही जवाब आ गया, क्योंकि कहा यह गया था अपोजिशन की तरफ से कि मियां साहब जब जुम्मे को पार्लियामेंट आए तो इन 7 सवालों का जवाब दें। तो मियां साहब से सवाल किए गए थे, पार्लियामेंट में आगे उन्होंने जवाब देना था। मियां साहब दौरान हुकूमत ने यह बात मुनासिब समझी कि जवाब दे दिया जाए। अपोजिशन की जानिब से सेनेटर एतजाज हसन ने वजीर आजम से 7 सवाल किए। उन सवालात में वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके खानदान से उनके माली मामलात पर जवाब मांगा गया। एतजाज हसन का कहना था कि वजीर आजम इन सवालों के जवाब ऐवान में दें, जिसके बाद उन पर मजीद सवाल किए जाएंगे। जो जवाब मियां साहब देंगे, अगर हम उनसे मुतमईन हो गए तो मामला खत्म हो जाएगा, मुतमईन ना हुए तो उनके जवाब में से मजीद सवालात करेंगे। एतजाज हसन की जानिब से वजीर आजम पाकिस्तान से पहला सवाल किया गया, जिसे वो मासूमाना सवाल कह रहे थे, और उनका कहना था कि लंदन के पार्क लेन और मेफेयर में फ्लैट्स कब खरीदे गए, इन फ्लैट्स में वजीर आजम और उनके अहले खाना के कितने शेयर्स हैं, उसके लिए सरमाया कहाँ से आया और कितना इनकम टैक्स अदा किया गया। सवाल याद रखिएगा, क्योंकि हम आपको जवाब सुनाएंगे कि हुकूमत ने किस हद तक जो जल्दी जल्दी में जवाब देने की कोशिश की है वो किस हद तक गैर तसल्ली बख्श है और खुद हुकूमत का केस खराब होता है। एतजाज हसन साहब की जानिब से इस सवाल को वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से तो अब तक जवाब नहीं आया, लेकिन जो जवाब दिया गया तलाल चौधरी साहब की तरफ से उधरा देखिए। इस बात को हुसैन नवाज साहब ने वाज़े तौर पर अपने एक निजी टीवी चैनल के इंटरव्यू में बताया कि ये फ्लैट मेरी 2006 से मलकियत है। दूसरा जुज़ हुसैन नवाज साहब ने एक नेशनल टीवी चैनल पर यह बताया कि सऊदी अरब से मिल की फ़रोख्त से जो रकम हासिल हुई, इससे फ्लैट खरीदे, उन मुमालिक के कवानीन की मुकम्मल पासदारी की गई। जो सवाल है पाकिस्तान के हवाले से, उसका जवाब बहरहाल तलाल चौधरी साहब नहीं दे पाए। दूसरा सवाल जो एतजाज हसन की जानिब से किया गया वो ये था कि क्या वजीर आजम वजाहत करेंगे कि लंदन में फ्लैट्स की मिल्कियत से मुताल्लिक इन मुतजाद बयानात में से कौन सा दुरुस्त है। पहला बयान 10 अप्रैल 2000 को बरतानवी अखबार गार्जियन में शाया होने वाली खबर में बेगम कुलसूम नवाज ने दावा किया कि फ्लैट्स उनके बच्चों की तालीम के लिए खरीदे गए। 19 अक्टूबर 1998 को द इंडिपेंडेंट लंदन में रिपोर्ट शाया हुई, जिसमें जोर दिया गया कि वजीर आजम का खानदान नीलसन इंटरप्राइजेज और नेस्को लिमिटेड के जरिए इन फ्लैट्स का मालिक है। 98 में हुआ। वजीर आजम वजीर दाखिला चौधरी की 8 अगस्त 2012 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्लैट से मुतालिक बयान का जवाब दें, जिसमें उन्होंने कहा था कि साल हर साल से 20-22 साल से ये अपार्टमेंट्स शरीफ खानदान की मिल्कियत है। वजीर आजम 1999 में बरतानवी नशरियाती इदारे BBC को एक प्रोग्राम हार्ट टॉक में हसन नवाज के बयानात और 2016 में एक्सप्रेस टीवी के प्रोग्राम कल तक में हुसैन नवाज के बयानात का में जो तजाद है उसका जवाब दें। वजीर आजम जाहिर फ्लाई कर रहे थे, पाकिस्तान से बाहर जा रहे थे, मगर चंद घंटे में तलाल चौधरी साहब की तरफ से क्या जवाब दिया गया, सुनिए। दूसरे सवाल में जो एक उलझाने की कोशिश की गई है मुख्तलिफ किस्म की अखबारी बयानात और इंटरव्यूज़ को, दोबारा एक दफ़ा उसका जवाब दे देते हैं। हसन नवाज ने 1999 में एक इंटरव्यू जो दिया उसमें, और हुसैन नवाज ने 16 साल बाद उसके 2016 में के वक्फे के बाद जो बयान दिया, वो दोनों एक दूसरे की तईद करते हैं वो, और दोनों को अगर मिला के पढ़ा जाए तो हकायक जो हैं वो बिल्कुल वाज़े नज़र आते हैं।
इसमें मैं एक एडिशन कर दूं कि 99 में जो हसन नवाज ने इंटरव्यू दिया था उसमें ये खुद उन्होंने कहा कि ये रेंट पर हैं, और 2006 में हुसैन नवाज ने 2016 में हुसैन नवाज ने इंटरव्यू में कहा कि 2006 में खरीदे हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे है? ये सिर्फ दो बातों का जवाब दे दिया कि हसन और हुसैन की बातों में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। जो द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट थी उसका जो 2000 में 1998 में शाया हुई उसका नहीं बताया। 2000 में जो गार्जियन में बेगम कुलसूम नवाज का इंटरव्यू शाया हुआ जिसमें ओनरशिप की बात की गई उसका जवाब नहीं दिया गया। ताहम इत्ज़ार हसन साहब की जानिब से तीसरा सवाल किया गया कि वजीर आजम पाकिस्तान बताएं कि कब से लंदन में फ्लैट्स इनकी मिल्कियत हैं और क्या उन्हें मालूम है कि 18 मार्च 1999 को लंदन में हाई कोर्ट का फैसला आया जिसमें शरीफ खानदान को हुक्म दिया गया कि वह तौफीक कंपनी पर कर्ज की मद में $32 मिलियन अदा करे। क्या वजीर आजम बताएंगे कि यह फंड कैसे अदा किया गया? वजीर आजम इस बात का जवाब दें कि क्या उन फ्लैट्स की खरीदारी के लिए 7 मिलियन पाउंड्स की रकम स्विट्जरलैंड के एक बैंक से अदा की गई? ऑपोजिशन के सवाल के जवाब में हुकूमत ने जवाब दिया कि वजीर आजम का नाम अल तौफीक केस में है ही नहीं। ये तीसरे सवाल का जवाब है। पीएम मोहम्मद नवाज शरीफ का अल तौफीक केस में नाम नहीं था। ये जवाब भी पूरा सवाल एड्रेस नहीं करता क्योंकि वजीर आजम नवाज शरीफ का नाम नहीं था। बात दुरुस्त है, मगर खानदान के लोगों का नाम होना, भाई का, वालिद का नाम होना भी वजीर आजम के ऊपर एक जिम्मेदारी डालता है। और अगर फ्लैट्स कोलेटरल के तौर पर रखे गए जब फ्लैट्स मिल्कियत में थे ही नहीं, फ्लैट्स लिए ही 2 हाथ में गए हैं जैसा कि हुसैन नवाज कहते हैं, तो कोलेटरल कैसे रखा गया? नाज़रीन को एक्सप्लेन करने के लिए, अगर आप बैंक से कर्ज लेने जाएं तो बैंक आपसे कहता है कि आप कोई कोलेटरल रखिए, आप कोई जमानत रखिए, आप अपने घर के कागजात रख सकते हैं, मगर उसी वक्त रख सकते हैं जब उनकी मिल्कियत आपके पास हो। तो कैसे रखे गए अगर मिल्कियत नहीं थी? ऑपोजिशन की जानिब से चौथा सवाल यह किया गया कि वजीर आजम के नाम पर और उनकी फैमिली के नाम पर कितनी ऑफशोर कंपनियां हैं, उन कंपनियों की माली है? उसके जवाब में हुकूमत का कहना था कि मियां नवाज शरीफ के नाम पर कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है। चौथे सवाल, पीएम मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम पर कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है, और जो कंपनी उनके बेटे के नाम थी वो ऑलरेडी इस क्राइसिस से पहले वो अपने निजी टीवी चैनल्स के इंटरव्यू में तमाम लोगों को, तमाम कौम के सामने रख चुके हैं, मगर कंट्राडिक्शन अपने सामने है और उसके सबूत और उसके मनी ट्रेल की बार बार बात होती है जो नहीं रखी गई। ऑपोजिशन की जानिब से पांचवा सवाल जो हुकूमत से किया गया वो ये था कि वजीर आजम 1985 से 2016 के दरमियान गैर मुल्की जायदादों की खरीदो फरोख्त की तफसीलात फराहम करें और बताएं कि इस अरसे में कितना इनकम टैक्स दिया गया। इस सवाल के जवाब में हुकूमत का कहना था कि मियां नवाज शरीफ आमदनी की तफसील टैक्स गोशवारों में मौजूद है। पांचवें सवाल, पीएम मोहम्मद नवाज शरीफ की आमदन, जायदाद गुज़श्ता कई दहाइयों से इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स के गोशवारों में मौजूद है जो मुल्की कवानीन के ऐन मुताबिक फाइल किए गए हैं। ऑपोजिशन का छठा सवाल यह था कि क्या यह दुरुस्त है कि वजीर आजम के बच्चे पाकिस्तान में मौजूद इंडस्ट्रियल यूनिट्स के शेयर्स के मालिक हैं जिनमें इत्तफाक शुगर मिल्स और चौधरी शुगर मिल्स भी शामिल हैं? इसके जवाब में तलाल चौधरी का क्या कहना था, जरा सुनिए। तमाम जायदाद, कारोबार के टैक्स मुल्की कवानीन के मुताबिक दिए गए जिसकी तफसीलात मुतलका महकमों के रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। ये तफसील ना बताना और मुतलका महकमों का रिकॉर्ड का हिस्सा कह देना और ये कहकर निकल जाना किस हद तक इस बात का जस्टिफिकेशन है? और अगर वजीर आजम नवाज शरीफ ने जुम्मे को आकर इसी तरीके के जवाबात देने हैं तो क्या नून लीग अपने ऊपर उठे गए सवालात का जवाब देकर ओपोजिशन को मुतमईन कर देगी, मजीद सवालात पैदा करेगी, अपने ऊपर मजीद तनकीद समेटेगी? क्या मियां नवाज शरीफ साहब भी पार्लियामेंट में आके यही कहेंगे कि रिकॉर्ड का हिस्सा है, मुरव्वजा जो कवानीन है उसके तहत सारे टैक्स फाइल किए गए हैं, मनी ट्रेल नहीं बताएंगे? अब बच्चों ने किस तरीके से प्रॉपर्टी बाहर खरीदी, किस तरीके से पैसे बाहर गए, जो मुतजाद चीज़ें नज़र आती हैं मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में या फिर मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज़ में, उसका जवाब नहीं देंगे तो सवालात का जवाब तो नहीं आएगा बल्कि और ज़्यादा सवालात पैदा हो जाएंगे। आखिरी सवाल जो अपोजिशन की जानिब से किया गया वो ये था कि 1985 से हर साल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके अहले खाना ने कितना इनकम टैक्स अदा किया। इस सवाल के जवाब में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना था कि शरीफ खानदान की टैक्स तफसीलात मुतल्लिका महकमों के पास है। सातवें सवाल का जवाब,
हर फैमिली मेंबर और पीएम नवाज शरीफ ने टैक्स कवानीन के मुताबिक दिए और रिकॉर्ड हर मुतलका महकमे के में मौजूद है। सिर्फ सवालात का जवाब देने के लिए और मीडिया पर आने के लिए हुकूमत ने आज फैसला किया, जब मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे थे, या वाकईतन हुकूमत को जवाब देना चाहती थी, ये कह देना कि जी रिकॉर्ड में हिस्सा मौजूद है, बजाय इसके कोई नंबर्स के साथ आना। ये मियां नवाज शरीफ साहब ने भी अगर पार्लियामेंट में जुमे को आके यही करना है या कोई कंसिडर्ड फैसला किया गया है कि इसी किस्म के जवाब देने, हुकूमत ने जहां अपोजिशन से पूछे गए सवालात के जवाब दिए, या ये कह लीजिए कि जवाब देकर भी जवाब नहीं दिए, वहां 7 सवाल अपोजिशन के लिए भी रख दिए। पहला सवाल जो हुकूमत की जानिब से अपोजिशन से किया गया वो ये कि वजीर आजम नवाज शरीफ का नाम पनामा लीक्स में है या नहीं। दूसरा सवाल, आपने अपने TOR से करप्शन, किकबैक्स, नादहिंदगान और पाकिस्तान में ना रहने वाले पाकिस्तानियों के नाम क्यों निकाले। तीसरा सवाल, आपने शुरू में कहा कि असेंबली में कमेटी होगी, वहां से आप चले गए शुएब सडल पर, फिर आप जुडिशल कमीशन पर चले गए, वहां ऐलान कर दिया, फिर आप नैब की बात करते हैं और अब सवालनामा ले आए हैं, आप अपना मौक़िफ़ क्यों बदलते रहते हैं। चौथा सवाल, आपने 1985 का हर्फ क्यों रखा है। और पांचवा सवाल, जहांगीर तरीन की असेंबली की स्टेटमेंट कहाँ है, क्या जवाब सिर्फ वजीर आजम ने देना है जिनका नाम भी इस वक्त पनामा लीक्स में नहीं है। छठा सवाल, क्या आपका एतमाद सुप्रीम कोर्ट से उठ गया है। और सातवां सवाल, आप बताएं कि आपको नैब में केस सुनना है या आपको चीफ जस्टिस के जुडिशल कमीशन में केस सुनना है या सवालनामे का जवाब लेना है। जहां हुकूमत को ने जवाब नहीं दिया वहां साफ जाहिर होता है कि सियासत हो रही है, क्योंकि अपोजिशन की तरफ से मौक़िफ़ बार बार बदला गया है। खुद इमरान खान थे जिन्होंने सबसे पहले जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया। हुकूमत की तरफ से एक जुडिशल कमीशन अनाउंस किया गया रिटायर्ड जज की सरबराही में। इमरान खान ने कहा कि सर्विंग चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बनाया जाए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने खत लिख दिया, तो इमरान खान साहब ने आज कहा कि नैब के जो चेयरमैन है वो फैसला कर लें। हालांकि खान साहब के जो पुराने स्टेटमेंट्स हैं उसमें ना आज तक उन्होंने नैब पर ना ही FIA पर कभी भरोसा दिखाया है। खान साहब मुसलसल अपना मौक़िफ़ बदलते हैं। अपना मौक़िफ़ बदलने की वजह से इमरान खान साहब को खुद सवालात फेस करने पड़ते हैं, अपोजिशन खुद सवालात की जवाबदेह हो जाती है। हालांकि वक्त ऐसा है जिसमें हुकूमत से सवालात किए जाएं और हुकूमत से जवाब तलबी की जाए, मगर बार बार मौक़िफ़ बदलना, और आज बनू में फिर मौक़िफ़ इमरान खान साहब ने बदला और नैब के चेयरमैन से कहा कि आप तहकीकात करें, जिस पर कभी एतमाद नहीं था, आज उस पर एतमाद करके कह रहे थे आप तहकीकात करें, जिस पर हमेशा से एतमाद था। चीफ जस्टिस साहब उनसे कह रहे हैं कि आप हुकूमत के बनाए गए TORs कबूल करेंगे तो हम उसे कबूल नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जहां सब सिर्फ सवाल उठा रहे हैं और जवाब देने को कोई तैयार नहीं, वहां मीडिया के मालिकान पर भी सवाल उठते हैं। बहुत सारे मीडिया हाउसेज हैं जिनके मालिकान के नाम पनामा लीक्स में आए हैं, और जिस मीडिया हाउस की हम बात कर रहे हैं उसका नाम भी शामिल है, और जिसमें हम काम करते हैं उनके मालिकान का नाम भी इस पनामा लीक्स में आया है, और इन सबको जवाब देने की ज़रूरत है। हम आपको बताते चले कि जब पनामा लीक्स की पहली किस्त आई तो आपको जो एडिटर इन चीफ है जंग ग्रुप के, उनका नाम जंग, द न्यूज़ और जियो के जरिए ही पता चला कि उनका नाम भी पनामा लीक्स में है। जंग, द न्यूज़ और जियो में ये बात खुद आपको बताई गई। बहुत सारे दूसरे मीडिया मालिकान ने, अगर आप जाकर उनकी मीडिया कवरेज देखें, उनकी वेबसाइट देखें, उनके अखबारात देखें, तो आपको नाम मिटे हुए नजर आएंगे। हमने भी अपने प्रोग्राम में ये सवाल उठाया, प्रोग्राम के हवाले से ये सवाल उठाया कि हमसे सवाल किया जा रहा है कि नाम इस चैनल के मालिकान का या इस ग्रुप के मालिकान का भी आया है, तो इसका जवाब दिया जाना चाहिए। सिर्फ रिपोर्ट से काम ना चले, जवाब दिया जाए, मामला सारा का सारा सामने रखा जाए। ऐसे में पनामा लीक्स में कारोबारी और दीगर शख्सियात के नाम भी ऑफशोर कंपनियों से मुतालिक सामने आए, और इन नामों में जैसा कि हमने जिक्र किया कि जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ का नाम भी ऑफशोर कंपनी के हवाले से सामने आया। सवालात उठे, हमारे सामने भी ये सवालात रखे गए और हमने वो सवालात इंतजामिया के आगे रखे। पनामा लीक्स की पहली किस्त में नाम आया और जवाब भी आ गया था, जैसे कि हमने जिक्र किया 4 अप्रैल को पहले ही दिन द न्यूज़ और जंग में खबर जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ ने वजाहत भी दी थी, लेकिन उसके बावजूद सवालात उठते रहे। दूसरी दफा जब किस्त आई फिर ये सवाल उठा। यही नहीं, उसके बाद 4 मई को जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ ने ऑफशोर कंपनियों पर तहकीकात के लिए खुद को पेश कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन FBR और कौमी एहतसाब ब्यूरो के नाम 4 मई को भेजे गए खत में जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ की जानिब से दरख्वास्त की गई है कि अखबारात में उनका नाम एक ऑफशोर कंपनी के हवाले से शाया किया गया है। अगरचे ये कंपनी कभी भी ऑपरेशनल नहीं रही और ना ही इसके जरिए कोई लेन देन हुआ और ना ही इसका बैंक अकाउंट खोला गया। खत में जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ की जानिब से कहा गया है कि जिस तरह मुनासिब समझा जाए वो फिर से खुद को हर मामले के और हर तरीके से तहकीकात के लिए पेश करते हैं, जिसमें फॉरेंसिक ऑडिट
और एग्जामिनेशन भी शामिल है। 4 मई को भेजे गए इस खत के अगले ही रोज मुतालिका इदारों से मौसूल होने की तस्दीक भी मिल गई थी और खत में कहा गया है कि यह मामला अप्रैल में सामने आया था और उमर चीमा की जंग और दनीश की शाया रिपोर्ट में उनका नाम भी शामिल किया गया, जिसकी उन्होंने पहले ही ICIJ के पाकिस्तान में नुमाइंदे उमर चीमा को वजाहत कर दी थी कि कंपनी तो बनाई गई लेकिन इसने ना तो कोई कारोबार किया और ना ही इसका कोई बैंक अकाउंट और असासे हैं। ये वजाहत रिपोर्ट के साथ अखबारात में शाया हो गई थी और ज़मन में उमर चीमा को ऑफशोर कंपनी के मुतालिक दस्तावेज भी दिखाई गई जिन पर वो मुतमईन नजर आए। हम उमर चीमा से पूछेंगे कि क्या वाकईतन जब इस ग्रुप के एडिटर इन चीफ से उन्होंने राब्ता किया तो वो मुतमईन हुए? जवाब उनकी तसल्ली के मुताबिक दिया गया। क्या उन्हें नाम छापने से रोका गया कि मेरा ही ग्रुप है, अगर आपके पास नाम है तो ये नाम आप नहीं छापेंगे, आप दूसरे नाम छाप दीजिए, मेरा नाम डिलीट कर दीजिए? क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ? और जो आज उनकी तरफ से अखबारात में भी मामला आया है और उन्होंने चीफ जस्टिस और दूसरे इदारों को लिखा है, तो दूसरे इदारों की जिम्मेदारी है तहकीकात करें, सच अवाम के सामने लाएं और जो भी सच सामने आएगा, ये हम वादा करते हैं कि इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम आपके सामने वो सच रखेंगे। अगर ग्रुप के एडिटर इन चीफ ने खत लिखा है, अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, तो अब इदारों की जिम्मेदारी है तहकीकात करें जो बातें उनकी तरफ से की गई हैं और ये हम अवाम से वादा करते हैं कि ये सारा का सारा सच हम अवाम के सामने रखेंगे। आज एतजाज हसन साहब ने इस हवाले से क्या कहा कि क्या जो इस ग्रुप के एडिटर इन चीफ का जवाब उनके मुताबिक कैसा है, ये जरा सुन लीजिए। अखबार में देखा है उनका मुख्तसर सा खत, जामे सा खत है, वैसे ये मानना पड़ेगा जामे खत है, मुख्तसर खत है और सीधा सीधा उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया। वो उनका कहने के मुताबिक जो मैं समझाऊं कि उनकी वो कंपनी में कोई पैसे वैसे नहीं है, बिल्कुल जो ऑफशोर कंपनी पर जो भी है। हम तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी, मियां नवाज शरीफ भी इसी तरह अपने आप को पेश कर दे। साहब कह रहे थे कि जामिया है और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी इसी तरह खुद को पेश कर दें अगर रज़ाकाराना तौर पर इस ग्रुप के एडिटर इन चीफ की तरफ से ये मामला रखा गया है, अपने आप को तहकीकात के लिए पेश किया गया है। हम फिर कह रहे हैं कि इदारों की जिम्मेदारी है तहकीकात करें, हमें सच बताएं, हम आवाम को इस हवाले से सच बताएंगे। उन्होंने खुद अपने आप को रखा। उमर चीमा से पूछते हैं। उमर चीमा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपकी ये पूरी स्टोरी थी, जब स्टोरी कर रहे थे और उसी ग्रुप के एडिटर इन चीफ का नाम सामने आया, ज़ाहिर है हर मीडिया पर्सनालिटी की, हर जर्नलिस्ट की, बतौर एंकर हमारी, बतौर सहाफ़ी आपकी और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आपकी ख्वाहिश होती है कि हम खुद खबर ना बने, खबर के साथ इंसाफ करें, खुद खबर ना बने। बट जब एडिटर इन चीफ का नाम आ गया तो आपने क्या राब्ता किया? आपको क्या जवाब मिला? नाम लिखें ना लिखें, जवाब आपको अपनी तसल्ली के मुताबिक मिला नहीं मिला? क्या लिखा, कैसे लिखा, जरा आवाम को सच बताइए। देखें, ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी। जब मैं दूसरे लोगों की सर्च कर रहा था तो मैं ऑब्वियसली क्यूरियस था शकील साहब के बारे में भी, और फाइनली मुझे एक जब कंपनी का पता चला तो फिर नेक्स्ट चैलेंज ये था कि मैं अब किस तरह इनको आगाह करूं या दूसरों को किस तरह रिपोर्ट करूंगा अगर इनको नहीं करूंगा। तो फिर मैंने इंसार भाई साहब से डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि नहीं, डेफिनेटली आपको शकील साहब को ये आगाह करना चाहिए और उनका मौक़िफ़ मांगना चाहिए। फिर ये है कि मैंने उनको क्वेश्चन ईमेल किए। मैं कोई एक फर्स्ट टाइम इस तरह से हो रहा था और मैंने उनको क्वेश्चन ईमेल किए और उन्होंने मुझे पहले फ़ोन पे बात की, उन्होंने सारी मेरी बात सुनी। उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया और आपको ये करना चाहिए था। जिस तरह आप दूसरे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मेरे बारे में है, लेकिन जो एक चीज़ इनकी दूसरों से डिफरेंट थी, जितने लोगों को मैंने क्वेश्चन भेजे, इन्होंने जवाब के अलावा मुझे अपने जवाब के सबूत में डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए कि जिसमें यह था कि भाई मैंने कंपनी कायम तो की थी लेकिन बाद में हम जिस मकसद के लिए की, कोई जॉइंट वेंचर करना चाह रहे थे, वो मकसद तो पूरा ना हो सका तो हमने कंपनी बाद में डिसॉल्व कर दी। और उन्होंने उस सपोर्ट में डॉक्यूमेंट दिखाए कि जिसमें यह था कि कोई ना इसका कोई बैंक अकाउंट ओपन हुआ ना कोई और इसका बिजनेस हुआ, और वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से जो इनके आगे जो क्लाइंट सर्विस प्रोवाइडर वगैरह वो लोग देते हैं। तो ये लिहाजा एक तरह से ये मुख्तलिफ किस्म का एक्सपीरियंस था। नंबर 1 अपने एडिटर इन चीफ को लिखना, नंबर 2 उनका मेरे इस राइट को रिकग्नाइज करते हुए रिप्लाई करना, और नंबर 3 साथ अपनी सपोर्ट में कि जो चीज़ वो कह रहे हैं उसकी सपोर्ट में अपनी दस्तावेजात भी पेश करना कि आप सिर्फ मेरे अल्फाज पे यकीन ना रखना, ये डॉक्यूमेंट भी देख लेना। और इसमें जो चौथी चीज़ जो हमें ये इस सारे प्रोसेस में हेल्पफुल हुई
जब दूसरे लोगों ने, जिन लोगों को हमने क्वेश्चंस भेजे और शकील साहब से रब्ता किया कि हमारे बारे में रिपोर्ट किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे तो अपने बारे में रिपोर्ट किया जा रहा है तो मैं उसका जवाब दे दिया है, तो आपको भी चाहिए कि इन सवालात के जो आपको गए हैं आप उनका जवाब दें। मैं तो अपने बारे में भी अपना नाम भी नहीं रुकवा रहा, तो आपको भी नहीं चाहिए। और जब हमारी खबर छपी तो उसमें शकील साहब का नाम छपा, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जितने लोग अभी इसको इस तरीके से पेश कर रहे हैं जैसे कोई बड़ा इंकशाफ हुआ है, इन्होंने उस टाइम खबर पढ़ी थी और इनको पता था कि शकील साहब का नाम है और ये ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुका है। बहुत शुक्रिया उमर चीमा, इस हवाले से हमें बता रहे थे। और जैसे कि हमने कहा कि आपको इसी ग्रुप के अखबारात और इसी ग्रुप के चैनल के जरिए ये बात पता चली थी। और प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद एक और अहम खबर इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक। प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ की, साबिक सदर पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से तो चले गए हैं मगर मुश्किलात उनका पीछा कर रही हैं। हुकूमत ने परवेज मुशर्रफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी मगर उनकी वापसी मुश्किल दिखाई दे रही है, क्योंकि संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ को मफरूर इश्तिहारी मुल्जिम करार दे दिया है और इस्तगासा से मुल्जिम की जायदाद की तफसीलात भी तलब करनी है। खुसूसी अदालत ने साथ ही हुक्म दिया कि मफरूर मुल्जिम परवेज मुशर्रफ के कराची और कहा है कि अदालत मुल्जिम की जायदाद का अमल शुरू करने रेड वारंट भी जारी कर सकती है। और हम आपको याद दिलाते चलें कि परवेज मुशर्रफ का नाम ECL से निकालने और उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने पर खुसूसी अदालत हुकूमत पर इजहार बरहमी पहले ही कर चुकी है। और परवेज मुशर्रफ कई बार कह चुके हैं कि जब अदालत बुलाएगी तो वो आएंगे। अब अदालत बार बार बुला रही है मगर वो वापस नहीं आ रहे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।